आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा अधिगम की जो विशेषताओं के बारे में, उनके स्पोन के बारे में और उनकी विशेषताएं हम तो विस्तार से देखेंगे। तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या सीखा, अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम की कुछ विशेषताएं और उनके सोपानों के बारे में हमने देखा। तो आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं हम, अधिगम की जो शिक्षण स्पोन है उनको हम विस्तार से देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। शिक्षण वक्र की परिभाषाएं, विशेषताएं, सॉरी, शिक्षण वक्र की क्या है, विशेषताएं। कल हमने जो शिक्षण वक्र की जो कौन कौन से वक्र बनते हैं उनको विस्तार से देखा था, उनके डायग्राम के द्वारा समझा और उनको थ्योरी के रूप में हमने लिखा भी। तो हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहला है प्रारंभिक स्पूर्ण, दूसरा मध्य स्पूर्ण, तीसरा है पठार स्पूर्ण और चौथा है अंतिम स्पूर्ण। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रारंभिक स्पूर्ण, इसमें क्या होता है, सीखने का वक्र तेजी से ऊपर जाता है। क्या करता है, जो सीखने का वक्र होता है वो तेजी से ऊपर उड़ता है। और ये किस कारण से उड़ता है, सीखने का वक्र तेजी से ऊपर क्यों उड़ता है, क्योंकि शुरू में क्या होती है, अभिप्रेरणा, अभिरुचि व ऊर्जा की अधिकता के कारण ये जो वक्र है वह जल्दी से तेजी से उड़ता है। क्योंकि जब हम कोई बच्चा लेसन शुरू करता है या पाठ पढ़ना शुरू करता है तो शुरू में क्या होती है, शुरू में उसे मोटिवेशन मिली होती है और वो अभिप्रेरित होता है और अपने लक्ष्य की तरफ बना रहता है, अग्रसर होता है और इस प्रकार वो शुरू के जो लेसन होते हैं वो फटाफट कंप्लीट करना चाहता है। तो शुरू में क्या जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर उड़ जाता है। तो हमने कई बार देखा है कि जब हम जैसे ही हमने एग्जाम की तैयारी करी, हमने क्या कर लिया, एक अलग टाइम टेबल बना लेते हैं और एक दो दिन उस टाइम टेबल पर बने रहते हैं। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उस टाइम टेबल को हम स्किप करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उदासीनता आ जाती है। लेकिन शुरू में क्या होता है, जो अपना ग्राफ है वो तेजी से ऊपर उठता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य स्पूर्ण। मध्य स्पूर्ण में सीखने में सर्वाधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मध्य स्पूर्ण में क्या होता है, कई बार हमें थकान हो जाती है या हम बैठे बैठे लेसन ले रहे हैं, तो जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो क्या होती है, कभी कभी जब बहुत चैप्टर आ जाता है तो हमें नींद भी आने लग जाती है एकदम, और वापस आवाज देने पर हम जग जाते हैं तो वापस क्या कर देते हैं, तो ध्यान लगा लेते हैं। तो जो अपना ग्राफ है वो कभी चढ़ता है और कभी उतरता है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान भटकने लग जाता है, इस वजह से जो ग्राफ है उसका कम ज्यादा होता जाता रहता है। तो जो है, और तीसरा है पठार अधिकता। जो पठार अधिगम क्या होता है, अधिगम शून्य। इसके मैंने बताया कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें प्रगति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। प्रगति का क्या नहीं होता, प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेबल हो जाता है। यानी पठार क्षैतिज किसे कहते हैं, कोई काम कर रहे हैं और उस पर हम स्टेबल हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि हमारी क्या हो रही है, प्रगति हो रही है या नहीं भी हो रही है। ना तो हम नीचे जाते हैं और ना ही हमारा ग्राफ है जो ऊपर जाता है, क्योंकि एक जगह क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ये एक क्षैतिज पठार होता है, इसका हम प्रत्यक्ष बोध नहीं कर पाते और एक कंफर्टेबल स्थिति में आ जाते हैं कि हमारा जो स्थिति होती है वो एक स्टेबल स्थिति में आ जाते हैं। और ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको अधिगम शून्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमने देखा है कि जो लेसन होता है उसे हम शुरू करते हैं तो शुरू में क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा व उत्साह के कारण हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा आ जाता है कि हमें पता नहीं रहता कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज भी नहीं कर रहे हैं और ना ही अपना इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे अधिगम शून्य या अधिगम पठार कहा जाता है। तो इससे संबंधित एक मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना कि एक क्या होता है, दो तोते होते हैं जो एक टीचर के पास उनको छोड़ दिया जाता है कि इनको उड़ना सिखाना है। क्या करना है, इनको उड़ना सिखाना है। तो दोनों तोतों को क्या कर देता जाता है, एक डाली पे बैठा दिया जाता है और उनको उड़ना सिखाया जाता है। तो एक तोता उड़ता है, आसमान में उड़ता रहता है, और जो दूसरा तोता है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ता। तो क्या हो जाती है, उसकी जो स्थिति है वो स्टेबल हो जाती है, वो उस डाली पे ही बैठा रहना चाहता है, उड़ना नहीं चाहता। तो
जब इस बात की सूचना राजा को मिलती है तो राजा क्या बोलता है कि इसको किसी भी उड़ना सिखाना है, कि एक तोता उड़ना सीख गया है और दूसरा बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा है डाली से। तो कई जो राज्य में थे लोगों को बुलाया गया कि इसको कैसे उड़ाया जाए। तो सभी जो सीख सकते हैं, वो जो तोते को पढ़ाने वाले होते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उड़ सका। बाद में क्या होता है, एक जो किसान होता है वो खेत से घर आ रहा होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। तो वो जब उसने सुना कि ऐसा कोई कंपटीशन चल रहा है कि तोते को उड़ना सिखाना है, तो उसने ये सोचकर वो उसके पास चला जाता है और सब उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये तोता कैसे उड़ाएगा, क्योंकि ये तो एक क्या है, किसान है, ये जानता भी नहीं है। इतने जो शिक्षक है, इतने ज्ञाता है, वो भी इसमें असफल हो गए, तो ये क्या कर सकेगा। तो वो जो किसान होता है वो क्या करता है, कुल्हाड़ी लेकर उस जहां तोता बैठा रहता है उस डाली को ही काट देता है। क्या कर देता है, उस डाली को काट देता है। फिर बाद में तोता क्या करता है, जैसे डाली कट जाती है उसके बाद में वो लंबी उड़ान भरता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब भी कोई स्टेबल या कंफर्टेबल स्थिति में आ जाता है तो उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। इसमें पता ही नहीं चलता कि प्रगति हो रही है या डिक्रेज हो रहे हैं, तो इसका पता नहीं चलता। जब छात्र की रुचि किसी पाठ को सीखने में नहीं हो, जब हम देखते हैं कि जो छात्र है कभी किसी पाठ में रुचि नहीं लेता, तो उसकी सीखने में क्या नहीं होती, रुचि नहीं होती। इस वजह से वो पठार सुनने के समान हो जाता है। जब छात्र सीखने की एक विधि को छोड़कर दूसरी विधि अपना लेता है, जब छात्र क्या करता है, जब छात्र किसी एक विधि से पढ़ रहा होता है और उसको छोड़कर दूसरी विधि अपना लेता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, तो ये पठार सुनने का परिणाम होता है कि पठार सुनने आ जाता है। क्योंकि एक विधि को छोड़कर बीच में ही दूसरी विधि को अपना लेता है, तो ना तो पहले वाली विधि में पारंगत होता है और ना ही दूसरी वाली विधि को वो सीख पाता है। इस वजह से पठार शून्य हो जाता है, यानी वो ना तो कुछ सीख रहा होता है और ना ही वो ध्यान भी दे रहा होता है, लेकिन सीख भी नहीं रहा होता है। अब हम देखते हैं अंतिम स्पूर्ण क्या रहेगा। एक बार फिर से सीखने की गति तेजी से ऊपर उठती है। तो अंतिम स्पूर्ण क्या होता है, जब शुरू में हमने देखा कि जो सीखने की गति है वो तेजी से ऊपर उठती है और बीच में कम होती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, एकदम अचानक सी उसकी अभिरुचि वापस बढ़ जाती है। या तो हम देखते हैं कि जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है तो बच्चों को बोल दिया जाता है कि चैप्टर थोड़ा सी बाकी है, तो क्या हो जाती है, जो स्फूर्ति होती है वो वापस आ जाती है। या हम देखते हैं कि लंच का टाइम हो रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, 10-15 मिनट जब रहती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेजी से उनकी सीखने की गति बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जो एक्साइटमेंट है वो छुट्टी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। इस वजह से वो इनमें अभिरुचि और रुचि लेने शुरू कर देते हैं। और हमने कई बार देखा है कि जब क्लास से खत्म होने वाली होती है तो बच्चों में क्या हो जाती है, घर जाने की एक्साइटमेंट रहती है और वो जल्दी जल्दी अपना कार्य निपटाना चाहते हैं ताकि जैसे ही बेल बजे वो सबसे पहले निकले। तो यह अंतिम स्पूर्ण था। अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हमने जो अधिगम के बारे में जो पढ़ा, अधिगम किसे कहते हैं, उसके जो कारक होते हैं उनको हमने विस्तार से देखा। अब हम देखते हैं जो अधिगम में को प्रभावित करने वाले, अधिगम को कौन से कारण इससे प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिगम किन कारणों से नहीं होता या कौन से कारण इसको ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिपक्वता। परिपक्वता अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों, अगर धीरे धीरे क्या हो जाती है, जब एज परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाती है तो सीखने की क्या हो जाती है, सीखने की गति भी कम हो जाती है और वो क्या कर जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेशन भी अधिगम में बहुत काम करती है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि किसी की मोटिवेशन स्पीच सुनकर, मोटिवेशन स्पीच सुनते ही क्या होता है, एक बार हमारे अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है कि हम ऐसे कर देंगे, आज ऐसे कर देंगे। 2-3 दिन तो हमारी क्या रहती है, वो मोटिवेशन सुनी हुई रहती है और हमारे ध्यान में रहती है। बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसको हम भूल जाते हैं और अपने गोल को भी धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं स्वयंगात्मक अभिरुचि। जो स्वयंगात्मक अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, जो स्वयंगात्मक अभिप्रेरणा, सेंसिटिव जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन हमसे मिलता है कि हमें कोई फीलिंग बताई जाती है या फीलिंग दिखा के उसके बारे में हमें मोटिवेट किया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, देखिए इसके साथ ये हुआ, तो हमें व्यंग्यात्मक रूप से मोटिवेट किया जाता है। तो वो फीलिंग थोड़े दिन रहती है और हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। महत्वाकांक्षा, व्यक्ति क्या होती है, महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी क्या होती है, इसमें कारक होती है कि महत्वाकांक्षा होने के कारण ही वो अधिगम सीख सकता है, अधिगम कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है वो अधिगम के लिए और लालायित होता है और अपना बेटर करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं
उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा जैसे हमने कुछ गोल बना लिया है, जैसे हमने हमारा अध्यापक भर्ती परीक्षा का हमारा गोल है कि हमें उसे क्रैक करना है, और हमें पहले क्या करना होगा? पहले हमें रीट क्वालिफाई करनी होगी, जो प्री है अपना रीट क्वालिफाई करनी होगी, जो प्री रीट होने वाला है आपका, तो हमें क्या करनी होगी? वो क्वालिफाई करनी होगी। और जो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? जैसे हमने मान लो कि रीट क्वालिफाई कर लिए, मान लो क्या करनी है और करेंगे ही रीट क्वालिफाई, तो जैसे हमने रीट क्वालिफाई कर ली तो वो क्या मिल गई? हमें उपलब्धि मिल गई, और हमें क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने रीट क्वालिफाई कर ली है तो अध्यापक भर्ती की परीक्षा पास कर लेंगे। तो ये क्या हो गई? उपलब्धि अभिप्रेरणा। जैसे हमें उपलब्धि मिली, हमारा एक गोल पूरा हुआ, और हमें क्या मिल गई? मोटिवेशन भी मिल जाता है। उसके बाद में देखते हैं बुद्धि। बुद्धि जो इसको प्रभावित करने वाला एक सबसे अलग फैक्ट होता है कि बुद्धि भी जो अधिगम है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखते हैं औसत बुद्धि वाले या इससे ज्यादा मध्यम बुद्धि वाले और जो लो बुद्धि वाले होते हैं, वो भी बच्चे इसमें अधिगम करते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो कम ज्यादा होती रहती है। अगर औसत बुद्धि वाले हैं वो मध्यम गति से सीख पाएंगे, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं वो उसको ज्यादा जल्दी अधिगम कर सकते हैं, एक बार ही याद करने में उनको याद हो जाता है। तो इस प्रकार बुद्धि भी एक फैक्टर होता है। उसके बाद में हम देखते हैं स्वास्थ्य, उम्र और यौन। जो स्वास्थ्य होता है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो हम क्या करें? अच्छा भी सीख पाएंगे, पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे। अगर हम खुद बीमार है तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो ये क्या होता है? ये एक अलग, ये जो फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि स्वास्थ्य अगर सही है तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। इसके अलावा हम इसके जो अधिगम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब है तो हमारा जो ध्यान रहेगा वो एक और स्वास्थ्य पर रहेगा और एक और क्या रहेगा? इस पर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं उम्र। उम्र का भी एक फैक्टर होता है कि अधिगम में उम्र भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो याद करने की क्षमता भी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ भी हम बराबर उनको याद किया जा सकता है, लेकिन उम्र भी क्या है कि प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं यौन। यौन भी इसमें एक फैक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो अभिरुचि। अभिरुचि क्या होती है? अगर हमारी किसी चीज में रुचि है तो हम उसको क्या कर लेंगे? जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे, जल्दी सीख लेंगे उसको। अगर हमारी किसी चीज में, किसी चैप्टर में अगर ज्यादा रुचि है तो हम, ऐसा हमने देखा कि जिस चैप्टर में हमारी ज्यादा रुचि थी उसको हमने कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है, तो हम बिल्कुल भी उनको नहीं भूलते। कभी कभी हमने देखा है कि जो चैप्टर हमने कभी याद किया था पहले शुरू की क्लासों में, जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो अब भी हमारे जहन में है। जैसे हिंदी का जो चैप्टर था नमक का दरोगा, उसको हम अभी भी याद कर सकते हैं। जैसे जैसे उसकी एक एक कहानी हमें याद है, एक एक पात्र हमें याद है, और ऐसे बहुत सी कविताएं जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ी, उनको हमें रुचि लेकर पढ़ी, तो आज भी वो कहानियां और कविताएं हमारे जहन में होती है और हमें वो याद रहती है। तो हमें क्या करना है? रुचि लेकर पढ़ना है। रुचि एज ए फैक्टर काम करती है कि अधिगम में आपकी रुचि कितनी है। रुचि ही हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद हम देखते हैं अवधान व ध्यान। अवधान या ध्यान। अवधान या ध्यान किसे कहते हैं? अगर मान लो किसी चैप्टर चल रहा है और हम ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं तो यह संभव है कि ध्यान हमारा क्या होगा? भटकेगा। अगर एक बार ध्यान भटक जाता है तो हम वापस उसको डाइवर्ट, अगर एक बार ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो क्या करते हैं? वापस नहीं लगा सकते, और वो जो बाकी का टाइम वेस्टेज हो जाता है। इस वजह से ये अवधान व ध्यान भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि अधिगम कैसे हो रहा है। अधिगम करते समय हमेशा ही हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। कभी कभी हमने ऐसा देखा कि हम क्लास में तो बैठे हुए हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होने की वजह से जो क्लास में जो चल रहा होता है उससे हमें ध्यान नहीं होता, और जैसे ही सर बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तो हम एकदम चौंकते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं सर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो ध्यान है वो सर के ऊपर ना होकर कहीं और ही घूम रहा होता है, और जो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाने की वजह से हमें वहां पर मौजूद होते हुए भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो ये क्या होता है? अवधान और ध्यान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद हम देखते हैं अभिक्षमता। व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है जिसके अकॉर्डिंग वो सीख पाता है। जैसे किसी की ज्यादा क्षमता है या ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हर चीज को इंपॉर्टेंस देता है तो वो जल्दी सीख पाता है। इस वजह से जो अभिक्षमता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
कई बच्चों ने हमने देखा कि एक बार ही पढ़ाने में याद कर लेते हैं और कई को बार बार पढ़ाया जाता है और वो याद भी नहीं कर पाते हैं, लास्ट में उन्हें अभ्यास करवाया जाता है, इस वजह से वो सीख पाते हैं। ये तो अधिगम में ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य। हमारे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो उद्देश्य क्या है। जैसे हमने एक लक्ष्य बना लिया कि रीट भर्ती परीक्षा को पास करने के बाद हम अध्यापक भर्ती परीक्षा को पास करेंगे, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित है, वो लक्ष्य ही हमारे लिए जो अधिगम है उसके लिए बहुत लालायत रखता है हमें। हमारा लक्ष्य जितना इंपॉर्टेंट होगा, जितना हमारा लक्ष्य बड़ा होगा, हमें उतनी ही मेहनत करनी होगी, तो अधिगम भी उतना ही ज्यादा कर पाएंगे और ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, तो हम सीख पाएंगे। अब हम देखते हैं वातावरण। जो वातावरण होता है वो इसे क्या कहते हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट। अधिगम में वातावरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है, क्योंकि अगर वातावरण सुटेबल नहीं है तो हम उसको नहीं। वातावरण से क्या होता है, अधिगम में जितनी इंपॉर्टेंस वातावरण की होती है उतनी इंपॉर्टेंट किसी की नहीं होती। अधिगम हम तभी कर पाते हैं जब सुटेबल वातावरण हो, सुटेबल एनवायरमेंट हो, उसी में हम अधिगम और कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे हम देखते हैं कि शोरगुल वाला माहौल रहता है तो वहां पे हम कुछ नहीं सीख सकते। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारा जो वातावरण है वो पढ़ाई के अनुरूप होना चाहिए, शोर शराबे वाला स्थान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आजकल जो लाइब्रेरी चल रही है उनमें शांति का माहौल होने की वजह से बच्चे उसमें ज्यादा रहते हैं, इस वजह से क्या होती है, उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु की प्रकृति। अब हम देखते हैं जो अधिगम का जो एक फैक्ट होता है कि विषय वस्तु की प्रकृति, जो हम सीखने की जो प्रकृति होती है किस पर डिपेंड करती है, कि जो मैटर होता है वो हम कैसे सीख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और हमारी प्रकृति कैसी है, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, सब्जेक्ट कैसा है, तो उसके लिए हमें क्या एफर्ट करने हैं, तो वो क्या होगी, विषय वस्तु की प्रकृति। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षक की संचार क्षमता। अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है शिक्षक का, तो अधिगम में शिक्षक जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर शिक्षक की क्षमता जो संचार क्षमता होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि जैसा बच्चों को सिखा रहा है बच्चों को समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का। इस वजह से जो कुछ भी शिक्षक सिखा रहा है वो बच्चों को क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने से आपकी जो क्लास नोट्स है, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है तो क्लास नोट्स में उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो और इसका जो प्रिंट है वो निकाल कर आप उसको लंबे समय तक रख। जो अधिगम की क्षमता है वो उसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी आ सकती है। अगर शिक्षक की शिक्षण विधियां अच्छी है तो सिखाने की विधि अच्छी है तो वो क्या कर सकते हैं, जल्दी बच्चों को लर्निंग करवा सकते हैं और बच्चे भी इसमें बहुत अच्छी तरह से लर्निंग कर पाएंगे। तो अधिगम में शिक्षण विधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अध्यापक का व्यक्तित्व, व्यवहार व विषय। जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, उसका व्यक्तित्व, व्यवहार व विषय भी, विषय पर क्या होती है, विषय पर पूर्ण अधिकार भी इसके लिए बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। अध्यापक का व्यक्तित्व भी, अगर हम कई बार देखते हैं कि अध्यापक क्या करता है, अध्यापक की जो बातें होती है वो समझ में बच्चों को नहीं आती है, इस वजह से वो बोरिंग सा टॉपिक रह जाता है, इस वजह से वो अधिगम नहीं कर पाते हैं। और बच्चों जो विषय का क्या होना चाहिए, विषय का पूर्ण अधिकार होना चाहिए अध्यापक को। बाद में हम देखते हैं अनुशासन। अनुशासन भी होना चाहिए। पूर्व ज्ञान, अगर पूर्व ज्ञान हो, अगर बच्चों में क्या हो, पूर्व ज्ञान हो, तो अधिगम में क्या हो जाती है, जो अधिगम की गति है वो बढ़ जाती है। पूर्व ज्ञान और अभ्यास के द्वारा अधिगम स्थायी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय भी बहुत इंपॉर्टेंट निभाती है। सामाजिक स्वयंगात्मक वातावरण, अगर स्वयंगात्मक वातावरण, सामाजिक स्वयंगात्मक वातावरण अच्छा है तो लर्निंग भी अच्छी होगी। उसके बाद है भौतिक अवस्थाएं। कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है जिसकी वजह से ये लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनको प्रभावित भी करती है। तो आज हमने क्या देखा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो अभ्यास है, शिक्षण विधियां, इनके बारे में हमने विस्तार से देखा। तो आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आशा करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी उन तक पहुंचे, और उनको बताएं कि रीट का जो फ्री बैच अपना चल रहा है वो इनमें
अपनी भूमिका निभाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसका लाभ सबको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।